Assalamu alaikum. We're going to start the chapter number 17 of your book Excel, which is actually the radiations. ठीक है. So आपने देखा होगा ये साइन बोर्ड. अभी हम ना पिक्चर से ही देखेंगे और अगर मुझे बाद में टाइम मिला तो मैं जल्दी से बुक बता दूंगी और बता दूंगी क्या क्या करना है और क्या नहीं. ठीक है. सो रेडिएशंस में सबसे पहले ये साइन बोर्ड होता है रेडिएशंस का, यू नो दैट. और सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं जो बुक में लिखी हुई है आपकी, और वो क्या है. रेडिएशंस क्या होंगी. रेडिएशंस इज़ द इमिशन ऑफ एनर्जी इन द रेडिएंट वे. ठीक है. इमिशन ऑफ एनर्जी क्या होती है कि कोई भी सोर्स ऑफ, कोई भी हमारे पास जो है ना सोर्स है. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ब्लू कलर का एक सोर्स है, इसमें से क्या है, एनर्जी निकल रही है. ठीक है. एनर्जी किस फॉर्म में निकल रही है, रेडिएशंस की फॉर्म में. तो ये जो इमिट हो रही है, एनर्जी निकल रही है, इसको हम इमिशन कहते हैं. ठीक है. कि वो जो हमारे पास सब्सटेंस है वो इमिट कर रहा है. ठीक है. सो इमिशन ऑफ एनर्जी इन अ रेडिएंट वे. और वो इमिशन ऑफ एनर्जी क्या करेगी. फॉर एग्जांपल दिस इज़ द अल्फ़ा रेडिएशन, और ये क्या कर रही है कि हमारे इस सब्सटेंस के अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रही है. ठीक है. जब ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगी तो क्या होगा कि ये जो न्यूट्रल सब्सटेंस था पहले जिसके पास ये इलेक्ट्रॉन था, अब ये हमारे पास क्या होगा, ये चार्ज हो जाएगा. ठीक है. चार्ज हो जाएगा. तो इमिशन ऑफ एनर्जी इन अ रेडिएंट वे दैट आयोनाइजेज द सब्सटेंस. ठीक है. इसको हम कहते हैं रेडिएशंस. अब रेडिएशंस जो है, इसकी सब्जेक्ट ऑफ रेडिएशन में हमारे पास तीन चीज़ें आती हैं. ठीक है. तीन चीज़ें क्या हैं वो. तीन चीज़ें ये हैं कि सबसे पहले फॉर एग्जांपल दिस इज़ द सोर्स ऑफ रेडिएशंस. ठीक है. ये रेडिएशंस इमिट कर रहा है, इमिशन, ये इसको हम कहेंगे निकाल रहे हैं अपने अंदर से, तो इसको हम कहेंगे कि ये प्रोसेस है एमिशन का. ठीक है. दूसरा होता है हमारे पास प्रोसेस किसका, हमारी ट्रांसमिशन का. ठीक है. कि फॉर एग्जांपल ये इसके पास एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था, ये वाला फॉर एग्जांपल, तो इसके अंदर से ये रेडिएशंस पास करेंगी और ट्रांसमिट हो जाएंगी. ठीक है. अब ये रेडिएशंस इसमें से गुजरी और ट्रांसमिट हो गई, इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो है ट्रांसमिशन का प्रोसेस है. ठीक है. और एब्जॉर्प्शन क्या होगी, इसका आपको भी पता है कि फॉर एग्जांपल ये जो सब्सटेंस है अगर ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा उसको, तो उसको हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन. सो इट इज़ द एमिशन कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो जो रेडिएशंस निकाल रहा था अपने अंदर से, उसको हम एमिशन कहेंगे. जो ऑब्जेक्ट उसको एब्जॉर्ब कर लेगा उसको एब्जॉर्प्शन कहेंगे, और अगर अपने अंदर से ट्रांसमिट कर लेगा तो दैट इज़ द, अगर ट्रांसमिट कर लेगा तो दैट इज़ ट्रांसमिशन. तो सब्जेक्ट ऑफ रेडिएशंस में हम ये तीन चीज़ें पढ़ेंगे, एमिशन, ट्रांसमिशन एंड एब्जॉर्प्शन, और उसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे. नेक्स्ट आपके पास लिखा हुआ है कि सोर्सेज ऑफ रेडिएशंस. आपको पता है कि हमारी जो अर्थ होती है इसमें नेचुरल रेडिएशंस भी हो सकती हैं और मैन मेड भी हो सकती हैं. ठीक है. नेचुरल जो हमारे इर्द गिर्द अल्लाह ताला की तरफ से ही रेडिएशंस हैं. ठीक है. और हमारी मैन मेड क्या हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल जो हमने बनाई हैं, कि फॉर एग्जांपल वो भी अल्लाह ताला ने ही बनाई होती है, लेकिन इनडायरेक्टली देखें हम क्या करते हैं, उनको गलत यूज़ करते हैं कभी कभार, या किसी अच्छे यूज़ के लिए भी यूज़ कर रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल आप देख रहे होंगे कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते हैं, उनके बॉम्ब्स के थ्रू हम उसको डिस्ट्रक्शन करने के लिए यूज़ करते हैं या एट्सेट्रा. ठीक है. सो वो हमारे मैन मेड होंगे और ये हमारी नेचुरल होंगी, और नेचुरली प्रेजेंट इन आवर अर्थ. ठीक है. सो सबसे पहले आपकी बुक में लिखा हुआ है कि नेचुरल रेडिएशंस जो है, टोटल नेचुरल रेडिएशन जो एक बंदा जो है वो के अंदर से निकलती हैं, मतलब हमारे अंदर से, ये देखें आवर बॉडीज़ ऑल्सो कंटेन रेडिएशंस, तो कितनी होती हैं 0.1, कि हम जो है 0.1 रेड पर ईयर. ठीक है. ये हमारे पास जो है रेड का यूनिट जो है इसको हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक आपको ये पता होना चाहिए कि एक साल के अंदर जो हमारे अंदर से जो रेडिएशंस निकलती हैं वो 0.1 रेड पर ईयर होती हैं. ठीक है. सो ये हमारे पास है कि सबसे पहले कि नेचुरल सोर्स कि हमारी अपनी बॉडीज़. ठीक है. अपनी बॉडीज़. उसके अलावा जो हमारे पास दूसरा सोर्स आता है दैट इज़ कॉस्मिक रेज़. कॉस्मिक रेज़ क्या होती हैं, जो हमारे सोलर सिस्टम में से, जो हमारे सन से, हमारे जो स्पेस से निकल रही होती हैं, उसको हम कॉस्मिक रेज़ कहते हैं. ठीक है. फिर होती हैं थर्ड इन्वायरमेंटल रेज़. इन्वायरमेंटल रेज़ क्या होंगी, जो हमारी दो तरह की होती हैं, टेरेस्ट्रियल होती हैं और हमारी एटमॉस्फेरिक होती हैं. टेरेस्ट्रियल इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू योर अर्थ. ठीक है. इसमें आपके पास यूरेनियम आ जाता है, रेडियम आ जाता है, थोरियम आ जाता है. इधर आपको जो है मतलब देखिए फॉर एग्जांपल ये आपके रेडियो एक्टिव सॉइल एंड रॉक्स होते हैं ना कुछ. ठीक है. कोई ऐसे पड़े होते हैं तो उनमें से रेडिएशंस निकल रही होती हैं, आपको पता भी नहीं होता कि इसके अंदर से रेडिएशंस निकल रही हैं. तो रेडिएटिव सॉइल एंड रॉक्स होते हैं, उनमें यूरेनियम, रेडियम, थोरियम, ये सारे टेरेस्ट्रियल आ जाते हैं. ठीक है. और इसमें से आपका एमसीक्यू है कि सबसे पहला एमसीक्यू ये है कि हमारी बॉडीज़ में से कितनी जो है वो ड्राइव होती हैं 0.1 रेड पर ईयर. ये आपका एमसीक्यू हो गया जो मैंने अभी आपको बताया. इसके अलावा जो हमारे पास होती हैं एमसीक्यू के लिए कि 50 मिली रेड पर ईयर. ठीक है. अब जो है
हमारे अंदर जो इसके अंदर से जो हम ड्राइव करते हैं इन टेरेस्ट्रियल रेज से रेडिएशंस, वो कितनी होती है 50 मिली रेड, ठीक है, 50 मिली रेड पर ईयर, ठीक है। मिली मीन्स कि अब वो रेड से कम हो गया, मतलब मिली हम लगाते हैं कि रेड का एक यूनिट बहुत बड़ा होता है, तो उसको हम छोटे नंबर दे देते हैं, मिली रेड दे देते हैं। तो 50 मिली रेड पर ईयर जो है हम ड्राइव करते हैं, क्या हम ड्राइव करते हैं रेडिएशंस फ्रॉम द टेरेस्ट्रियल पे, ठीक है। टेरेस्ट्रियल हो गया। उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है एटमॉस्फेरिक। एटमॉस्फेरिक मीन्स के जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेज होती है। फॉर एग्जांपल उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है रेडॉन, ये आपको नज़र आ रहा है, इधर इधर पड़ा हुआ है, ये इस साइड पे, ये रेडॉन। तो ये हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर रेडिएशंस होती हैं। सो इन्वायरमेंटल रेज हो गई। इसके बाद होती हैं इंटरनल रेज। इंटरनल रेज हमारी कौन सी होती हैं? तो सबसे पहले तो नेचुरल रेडिएशन जो है वो हर जगह है, ठीक है। मतलब हम प्रेजेंट है ना बाहर, तो सूरज में से निकल रही हैं, हमारे अंदर से निकल रही हैं, प्लांट्स में से निकल रही हैं, रॉक्स एंड सॉइल्स में से निकल रही हैं, एटमॉस्फेयर से निकल रही हैं, ठीक है। टेरेस्ट्रियल रेज हैं, कॉस्मिक रेज हैं, ठीक है, और इन्वायरमेंटल रेज हैं। अब इंटरनल की बात कर लेते हैं नेचुरल में। ये देखिए हमारी जो बुक में लिखी हुई हैं वो दो लिखी हुई हैं कि पोटाशियम और कार्बन, ठीक है। ये आपका MCQ है कि पोटाशियम K40 और कार्बन C14, ठीक है। वी हैव वेरियस रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इनसाइड आवर बॉडीज फ्रॉम आवर बर्थ, कि हमें पता भी नहीं कि हमारी बर्थ से लेके अभी तक हमारी बॉडीज़ के अंदर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स प्रेजेंट हैं। दीज इन द फॉर्म ऑफ पोटाशियम 40, कार्बन 14, बाकी भी होती है लेड, ट्रीटियम वगैरह, लेकिन आपने जो बुक से याद रखनी है वो पोटाशियम और कार्बन है, ठीक है। 40 एंड 14 ये आपने याद रखनी है MCQs के लिए। The variation in dose from one person to another is not great as great as variation in the dose from cosmic and the terrestrial sources। बस आपने ये याद रखना है कि नेचुरल सोर्स में जो इंटरनल रेडिएशंस हैं वो आपकी ये वाली होती हैं, पोटाशियम एंड कार्बन, ठीक है, जो हमारी बॉडी के अंदर होती हैं। अब ये देखें हमारे पास ये डिफरेंट फूड्स हैं जिनमें से आपको पता भी नहीं है कि लो लेवल्स ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इनके अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पोटाशियम हमने देखा ना, पोटाशियम बनाना के अंदर होता है, तो उसके अंदर से पोटाशियम निकल सकते हैं, कार्बन है, ठीक है, और भी हमने देखे हैं। तो ये सारे हमारी जो फूड्स हैं उनमें से भी हमारी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं और वो हम खा रहे होते हैं, ठीक है। दूसरी हमारी जो सोर्सेज आते हैं रेडिएशंस की, वो होती हैं मैन मेड, जो हम बनाते हैं, ठीक है। हम क्या बनाते हैं, हम फॉर एग्जांपल एक्सरेज करते हैं, अपनी डेंटल और मेडिकल रेज जो होती हैं हमारी, एक्सरेज हैं, गामा रेज हैं, ठीक है। हमारे रेडियो आइसोटोप्स हैं जिनसे हम वेरियस डिजीज़ ट्रीट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको याद है ना, हम थायराइड के लिए जो है वो आयोडीन यूज़ कर रहे थे, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, ठीक है। सो जो है डिफरेंट हमारे ये जो मैन मेड होते हैं। और इसके अलावा रेडियो एक्टिव फॉल आउट जो मैंने आपको बताया, दिस इज़ एक्चुअली द रेडियो एक्टिव फॉल आउट जो कि नागासाकी और हिरोशिमा में आपको पता है हुआ था, न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे, और अब जो है अभी तक वहाँ पे रेडिएशंस जो हैं उनसे लोगों को इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। सो उनकी अभी तक वहाँ पे रेडिएशन के इफेक्ट्स आ रहे हैं। तो दीज आर द रेडियो एक्टिव फॉल आउट, ठीक है। उसके अलावा क्या हो सकता है, उसके अलावा हमारे मोबाइल्स में से रेडिएशंस निकल रही हैं, हमारी वॉचेस के अंदर से रेडिएशंस निकल रही हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारी जो टीवी है, ठीक है, इनमें से रेडिएशंस निकल रही हैं। सो दीज ऑल आर द मैन मेड सोर्सेज ऑफ रेडिएशंस, ठीक है। So here is a picture showing you the natural radiations coming from the sun known as the cosmic rays, ठीक है, जो solar system से आ रही हैं। Then your radiations in the atmosphere, ठीक है, जिसको हम कहते हैं atmospheric radiations, जो आपकी environmental में आती हैं। और अर्थ में भी हमारे पास होती हैं terrestrial radiations, जो मैंने आपको बताई कि different sources से आ रही होती हैं, ठीक है। सो इस तरह से जो है वो हमारी बॉडी के भी इफेक्ट हो रही होती हैं। हर जगह से तकरीबन जो है अराउंड अस द रेडिएशंस आर बीइंग emitted, transmitted एंड absorbed, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेडिएशंस की। सो आपकी बुक के अंदर ना नहीं लिखा हुआ कि आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस, ठीक है, उन्होंने क्लासीफाई नहीं सही तरह किया हुआ। तो आपने लिखना है रेडिएशंस आर ऑफ टू टाइप्स, नॉन आयोनाइजिंग एंड आयोनाइजिंग, ठीक है। नॉन आयोनाइजिंग मीन्स के वो जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करे थे ना, वो इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं करेंगे, ठीक है, तो उनको हम नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस कहेंगे। आयोनाइजिंग रेडिएशंस क्या करते हैं, जो कि आयोनाइज करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं किसी भी जगह, किसी भी सब्सटेंस के अंदर से, और उसको जो है ना क्या बना देते हैं, उसको न्यूट्रल से बना देते हैं चार्ज्ड, ठीक है। तो ये आपके पास है आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशंस की डेफिनेशन भी नोट कर लें, बिकॉज नॉट रिटन इन योर बुक। इट इज़ आयोनाइजिंग रेडिएशंस आर द रेडिएशंस which have ability to penetrate the tissues and deposit its energy within them।
ठीक है, कि ये टिश्यूज़ को पेनिट्रेट करती हैं आयोनाइजिंग रेडिएशंस और अपनी एनर्जी जो है उनके अंदर डिपॉजिट कर देती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम जो है वो फॉर एग्जांपल एक्सरे करवाने गए हैं तो वहाँ पे आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं, एक्सरेज आर द आयोनाइजिंग रेडिएशंस, तो वो हमारे अंदर पेनिट्रेट करेंगे और हमारी टिश्यूज़ के अंदर जाके डिपॉजिट हो जाएंगी, अपनी एनर्जी डिपॉजिट कर देंगी। ठीक है, सो आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस में नॉन आयोनाइजिंग जो आपकी होती हैं, ठीक है, दीज इनका स्पेक्ट्रम ये ब्लू तक है, जो मैंने आपको ये ब्लू तक इन्होंने दिखाया हुआ है। ठीक है, दिस इज़ एक्चुअली द नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन स्पेक्ट्रम। और इसमें देखिए कौन कौन सी आ रही हैं, इसमें हमारे पास जो है रेडियो वेव्स आ रही हैं, इसमें माइक्रोवेव्स आ रही हैं जो हमारे माइक्रोवेव ओवन होते हैं। ठीक है, इंफ्रारेड लाइट होती है, विजिबल लाइट होती है जो हमें नज़र आ रही होती है, अल्ट्रा वायलेट रेज, ये सारी हमारी नॉन आयनाइजिंग है। इन्होंने हमारे टिश्यूज़ को पेनिट्रेट भी नहीं करना, अपनी एनर्जी भी इनको नहीं देनी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कम होती है और इनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, कि आपने याद रखना है। इनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है मीन्स दैट ऐसे ऐसे इनकी वेवलेंथ होती है, लेकिन इनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। आपको पता है ना कि फ्रीक्वेंसी इज़ व्हाट के नंबर ऑफ़ वेव्स कितनी है, तो ये 4 वेव्स हैं, तो इसमें वेवलेंथ इनकी जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंसी कम है। लेकिन आयोनाइजिंग रेडिएशंस क्या होती हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, और इनकी वेवलेंथ जो है वो क्या होती है, कम होती है। ठीक है, सो फ्रीक्वेंसी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा होगी आयोनाइजिंग रेडिएशंस की, और इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होगी। ठीक है, इनकी वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा होगी और इनकी वेवलेंथ जो है आयोनाइजिंग रेडिएशंस की वो कम होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हमारे आयोनाइजिंग रेडिएशंस में कौन कौन सी रेडिएशंस आती हैं। तो इन्होंने दिखाया हुआ है आपको कि ये हमारे पास हैं गैमा रेज़ हैं। ठीक है, सबसे पहले वी हैव द एक्स रेज़, वी हैव द गैमा रेज़। इसके अलावा कौन से हैं हमारे अल्फ़ा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये सारे हमारे आयनाइजिंग रेडिएशंस हैं। अब आपकी बुक में इन्होंने सबसे पहले लिखा हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और कॉर्पस्कुलर रेडिएशंस। ठीक है, जो कॉर्पस्कुलर रेडिएशंस होते हैं ना उनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, याद रखना है आपने, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज इनके ऊपर होगा वो कॉर्पस्कुलर रेडिएशंस होंगी, और जिनके पास नहीं चार्ज होगा वो हमारे पास जो न्यूट्रल होंगे उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब जो एक्स रेज़ आपकी होती हैं ना, एक्स रेज़ और आपके जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, आपके जो गैमा रेज़ होती हैं, ये सारी आपके पास जो है वो न्यूट्रल है। एक्स रेज़ आर न्यूट्रल। ठीक है, एक्स रेज़ क्या है आपकी, न्यूट्रल है। ठीक है, गैमा रेज़ आपकी क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रॉन्स आपके क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, लेकिन जो आपके अल्फ़ा और बीटा रेज़ हैं ये आपके जो है अल्फ़ा इज़ हैविंग द पॉजिटिव चार्ज, बीटा इज़ हैविंग द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सो इसमें आपने ये बात याद रखनी है कि जो आपकी अल्फ़ा गैमा रेज़ और आपकी एक्स रेज़ है, दीज आर योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, मीन्स दैट दे आर इमिटिंग द इलेक्ट्रिकल एज वेल एज द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और जो अल्फ़ा और बीटा रेज़ होती हैं ये आपकी क्या होती हैं, दीज आर हैविंग द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज रिस्पेक्टिवली, एंड दीज आर नोन एज corpuscular radiations along with the protons. Protons are also having the positive charge, and so these are, and electrons are having the negative charge, so these are also including in it. लेकिन आपने याद रखना अल्फा बीटा पार्टिकल्स है corpuscular radiations। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट यूक्यू है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रेडिएशंस, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशंस। तो आपने इस तरह से लिखना है नॉन आयोनाइजिंग, आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग में आपके आ जाएंगे एक्स रेज, गैमा रेज। ठीक है, जो फर्दर आपके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में एक्स रेज, गैमा रेज, और जो आपके कॉर्पस्कुलर हैं दीज आर हैविंग द अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स। ठीक है, आपकी बुक पे ना पेज नंबर 301 पे एक टॉपिक लिखा हुआ है, छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं कि यूजेस ऑफ रेडिएशंस क्या हैं। ठीक है, सो यूजेस ऑफ रेडिएशंस जस्ट आपके पास रीडिंग के लिए ही है कि आपको पता है इसको मेडिसिन में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, मेडिसिन में हम एक्सरेज वगैरह रेडियोथेरेपी करने के लिए, कैंसर ट्रीटमेंट में पता है आप यूज़ करते हैं, और इसके अलावा एग्रीकल्चर में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ताकि हमारी जो क्रॉप्स हैं वो उनके अंदर डिजीज़ कम हो जाए। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, और डिफेंस पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। देखिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, और एग्रीकल्चरल यूजेस उसके होते हैं, और हमारे पास इंडस्ट्रियल यूजेस होते हैं, और डिफेंस पर्पसेस के लिए हम जैसे बॉम्ब्स वगैरह यूज़ करते हैं, ट्रेड्स के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, हमारा जो रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट होता है, और जो न्यूक्लियर एनर्जी इंस्टॉलेशन होती है, इंडस्ट्रीज़ जो हमारी यूज़ कर रही होती हैं, ये सारी हमारे होती हैं, यूजेस होते हैं इसके। ठीक है, जस्ट आपको कंसेप्ट होना चाहिए इनका। जो हमारी नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस होती है ना, जो हम एक्सपोज होते रहते हैं उन रेडिएशन से नॉर्मल लाइफ में भी, विजिबल लाइट हमारी फॉर एग्जांपल हमारी विजिबल लाइट होती है, उसमें से रेडिएशंस निकल रही होती है, लेकिन वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होती। लेकिन जो आयनाइजिंग रेडिएशंस होती है ना, जिसमें मैंने आपको बताया उनकी 2 टाइप्स होती है, corpuscular और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वो हमारे लिए हार्मफुल होती हैं। सो उनके क्या हमारे पास हार्मफुल इफेक्ट्स आते हैं हमारी बॉडी के ऊपर, वो आपको आने चाहिए। आपका यूक्यू है, 2 तरह के हमारे इफेक्ट्स होते हैं, सोमैटिक इफेक्ट्स होते हैं, जेनेटिक इफेक्ट्स होते हैं। सोमैटिक मीन्स जो हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट्स आ रहे हैं वो क्या होंगे,
इमीडिएट हो सकते हैं, डिलेड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस बंदे ने करवाया ना, तो अगर उसको इमीडिएट इफ़ेक्ट्स आएँगे तो वो क्या-क्या आ सकते हैं, उसको नॉज़िया, वॉमिटिंग हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा फटीग हो सकता है, डायरिया हो सकता है, रेडिएशन सिकनेस हो सकती है, ठीक है? और इसके अलावा हमारे पास क्या हो सकता है उसके जैसे फॉर एग्जांपल कैंसर पेशेंट्स होते हैं, उनके अंदर हम जो यूज़ कर रहे होते हैं रेडिएशंस, तो उनकी पता है एलोपीसिया हो जाता है, लॉस ऑफ हेयर हो जाता है, ठीक है? उनका जो कम्प्लेक्शन होता है वो डार्क होना शुरू हो जाता है, उनकी जो सबक्यूटेनियस फैट होती है वो रिमूव होना शुरू हो जाती है, उनके मसल्स सॉफ्ट होना शुरू हो जाते हैं, तो ये हमारे इमीडिएट इफेक्ट्स होते हैं। डिलेड इफेक्ट्स क्या होंगे? डिलेड इफेक्ट्स वही होंगे ना, कैंसर वाली स्टेट्स आ सकती हैं, मेलिग्नेंसीज कर सकते हैं, हमारे डीएनए को डैमेज करती हैं हमारी ये जो रेज होती हैं, उसकी वजह से वहाँ पे म्यूटेशंस आ सकती हैं, कार्सिनोजेनेसिस हो सकती है, ल्यूकीमिया मीन्स ब्लड कैंसर हो सकता है, ठीक है? फीटल डेवलपमेंटल, अगर वो प्रेग्नेंट लेडी जो है उसको रेडिएशन का एक्सपोजर हो जाए तो उसकी फीटल में एब्नॉर्मेलिटी आ सकती है, शॉर्टनिंग ऑफ लाइट होगी और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, डेथ हो जाएगी, ठीक है? दूसरी होती हैं जेनेटिक इफेक्ट्स। जेनेटिक इफेक्ट्स आपको पता है कि ये हमारी जीन्स के अंदर एब्नॉर्मेलिटी कर देंगी, और आपने बहुत सी डिसीज़ पढ़ी हैं कि जी रेडिएशंस की वजह से ये कैंसर हो गया, रेडिएशंस की वजह से जेनेटिक म्यूटेशंस हो गई। उसकी वजह से क्या होता है कि ये हमारी नस्लों में चलता है और फिर डीफॉर्म्ड चिल्ड्रन पैदा होते हैं, जैसे आपने नागासाकी के लोग देखे, ये लोग ये जो होते हैं नागासाकी के, इनको रेडिएशंस के जो इफेक्ट्स आए हुए हैं ये नेक्स्ट जनरेशन में भी पास हो रहे हैं अभी तक, ठीक है? क्यों? क्योंकि उनकी जो क्रोमोसोम्स हैं उनके अंदर, जीन्स के अंदर म्यूटेशंस आ गई हुई हैं, जिसकी वजह से अभी भी वहाँ पे जो बच्चे पैदा होते हैं वो डिफ़ॉर्म्ड होते हैं, लिम्स उनकी जो डिफ़ॉर्म हुई होती हैं, ठीक है? और इस तरह से वो जो है वो ट्रांसमिट होती हैं, ठीक है? तो ये हमारी कुछ चीज़ें थी, हम नेक्स्ट बाकी जो है वो अगले पार्ट से करते हैं।